आज के मुख्य समाचार। एडी ब्लॉक के नेताओं को सनातन के साथ ना जाने क्या चिढ़ है। जयराम ठाकुर। केंद्रीय बजट के विरोध में सीपीआईएम द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। शिमला में 67 शिक्षकों को सिंगापुर के शैक्षणिक भ्रमण पर किया रवाना। तय बाजारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया धरना प्रदर्शन। एसएमसी शिक्षकों का अपनी मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। रेल कोच फैक्ट्री से 6 नए कोच कालका भेजे गए। एचआरटीसी बस कंडक्टर एवं ड्राइवर यूनियन ने सरकार से लंबित बकाया की मांग। अब समाचार विस्तार से। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एडी ब्लॉक के नेताओं को सनातन के साथ ना जाने क्या चिढ़ है कि वह हमेशा सनातन का अपमान करना चाहते हैं। महाकुंभ के आरंभ से लेकर अब तक एडी ब्लॉक के ज्यादातर नेताओं ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। कुंभ को लेकर एडी ब्लॉक के नेताओं ने अपने भीतर का जहर ही उगला है। जैसे जैसे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एडी ब्लॉक के नेताओं की हताशा बढ़ती जा रही है और उनकी वोट बैंक के चक्कर में सनातन की परंपराओं का अपमान करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। एडी ब्लॉक के नेताओं के विरोध के बाद भी महाकुंभ में हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। महाकुंभ का पर्व आजकल बहुत उत्साह के साथ चल रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके साथ साथ में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं, जिस प्रकार के आयोजन वहां पर किए गए। और अभी तक जो हमको जानकारी मिली है कि 50 करोड़ से ऊपर लोगों ने वहां स्नान कर लिया है। इंडिया गठबंधन के लगातार विरोध के बावजूद भी महाकुंभ में जिस प्रकार का श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव लोगों के दिल और दिमाग में देखने को मिला है, इससे जो लोगों के मन में सनातन के प्रति और श्रद्धा बढ़ी है, आस्था बढ़ी है, सनातन और मजबूत हुआ है। लेकिन अफसोस इस बात को लेकर के है कि इंडिया गठबंधन के नेता, कुछ लोग तो उनमें से चोरी छुपे स्नान करने के लिए गए भी, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कुछ प्रमुख नेता इंडिया गठबंधन के सनातन का विरोध इस कदर कर रहे हैं, ना उनको मालूम पड़ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, ना भाषा पर संयम है और ना ही उनके अपने व्यवहार में संयम दिख रहा है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, महाकुंभ के इस आयोजन में जिन लोगों ने भाग लिया है, जहां संख्या बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर जाकर स्नान करने के लिए पहुंची, देश के अंदर से, देश के बाहर से लोग आए, ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना पड़ा है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस महाकुंभ के विषय को सिर्फ आस्था और श्रद्धा के भाव के साथ ही देखना चाहिए। राजनीतिक परिदृश्य से जो है इसको देखने की आवश्यकता नहीं है और राजनीतिक दृष्टि से इसको सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, ना देखने की आवश्यकता है। और इसलिए इस बात को हम देख रहे हैं कि महाकुंभ के आयोजन में जितना इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता विरोध कर रहे हैं, एक एक करके, चाहे वो ममता जी हैं, चाहे वो खड़गे जी हैं, चाहे राहुल गांधी है, चाहे वो अखिलेश जी हैं, उनके इस प्रकार से बयान आने के बावजूद भी संख्या वहां स्नान करने के लिए जो आ रही है, श्रद्धा के साथ जो पहुंच रही है, वो संख्या कम नहीं, लगातार वो संख्या बढ़ रही है। शिमला में सीपीआईएम ने केंद्रीय बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय के बाहर आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय जनता, मजदूरों और किसानों ने भी भाग लिया। विरोध प्रदर्शन में केंद्रीय बजट को जनता, मजदूर और किसान विरोधी बताया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बजट में संशोधन की मांग करते हुए नारेबाजी की। विरोध जताने का एक और तरीका प्रदर्शनकारियों ने अपनाया, जब उन्होंने बजट की एक कॉपी को आग लगाकर राख कर दिया। लोकल कमेटी सचिव
आज जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है किस बात को लेकर? आज जो यहाँ जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये धरना प्रदर्शन केंद्र से वामपंथी पार्टियों और सीपीएम के आह्वान पर पूरे देश में किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन जो हाल ही में केंद्र की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है, जो पूरी तरह जनता के विरोध में है, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी 2024-25 का जो बजट पेश किया है वो जनता की ज़रूरतों के साथ पूरी तरह से एक क्रूर विश्वासघात केंद्र की सरकार ने किया है। और बजट की जो दिशा है वो बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और अमीरों के घर की ओर जाती है। हम देख रहे हैं कि बजट में बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई प्रावधान नहीं है, उल्टा बेरोजगारों को लूटने की नीति बनाई जा रही है। अभी हाल ही में कल्याण सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में कुछ वैकेंसीज निकली और एक फॉर्म की कीमत 1000 रुपया और उस पर 18% GST लगाया जा रहा है। और इसी तरह से एयरफोर्स में अग्निवीर की भर्ती में एक फॉर्म की कीमत 2025 रुपये और 18% GST लगाया जा रहा है। तो बेरोजगारों के साथ ये एक भद्दा मजाक है। जबकि पहले इंटरव्यू के लिए जाते थे तो फ्री ट्रेन और बसों में इजाज़त होती थी इंटरव्यू देने के लिए। तो हम इस बजट का विरोध करते हैं। और इसी तरह महंगाई जो बेतहाशा बढ़ रही है और जिसने जनता का जीना मुश्किल किया हुआ है, उसको कम करने के लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं है। और जो मजदूर है, आउटसोर्स कर्मचारी है, स्कीम वर्कर्स है, उनके वेतन में बढ़ोतरी के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है। एक भी ऐसा जो वर्ग है जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है, किसी के लिए नहीं रखा है। किसानों को MSP का प्रावधान नहीं है, उनके कर्जे माफ़ करने के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है। और दूसरा जो सबसे खतरनाक है कि केंद्र की सरकार पूरा केंद्रीयकरण करना चाह रही है। जो राज्यों के लिए केंद्र से अनुदान मिलता था, टैक्स के जो उनके लिए रिटर्न आती थी, उसमें 1,72,000 करोड़ की कटौती की है। खाद्य सब्सिडी कम कर दी है, उसमें 7,803 करोड़ कम कर दिया है। तो एक तरफ से भूखमरी की तरफ जो गरीब है उसको धकेलने की बात की जा रही है। और जो वैसे ही जो हमारा देश है वो दुनिया में अमीर और गरीब के फर्क में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। अमीर गरीब की जो खाई है वो पूरी दुनिया में पहले नंबर पर हमारे देश में है। और इसी तरह से जो वामपंथी पार्टी है उन्होंने आज मांग की इस प्रदर्शन के माध्यम से कि किसानों को MSP लागू करने के लिए, उनके कर्ज माफ करने के लिए जो है वो बजट में प्रावधान करे। रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री ने 67 शिक्षकों को सिंगापुर के शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना किया। समग्र शिक्षा निदेशालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें उनके पासपोर्ट सौंपे। इस टूर में JBT, CNB और TGT वर्ग के शिक्षक शामिल है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है और शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया कठिन थी। सरकार ने इस दौरे के लिए पूरी तरह पारदर्शी मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया अपनाई, जिससे प्रदेश के सबसे योग्य शिक्षकों को यह अवसर प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों को विश्व स्तरीय एक्सपोजर देने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को भारत का प्रतिनिधि मानते हुए कहा कि वे वहां देश और प्रदेश की प्रतिष्ठा को बनाए रखें। उन्होंने शिक्षकों को सिंगापुर की असाधारण प्रगति से सीखने और वहां के बेहतरीन शैक्षणिक तरीकों को अपने स्कूलों में लागू करने की सलाह दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में सरकार शिक्षा के सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इससे पहले सरकार ने पहली बार स्कूली बच्चों को कंबोडिया और सिंगापुर के शैक्षणिक भ्रमण पर भेजने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इस टूर में ग्रामीण स्कूलों के लिए बच्चों को जाने का मौका भी मिला। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जब शिक्षक इस दौरे से वापस आएंगे तो निश्चित ही शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। शिमला में ढली से कुफरी तक के तह बाजारियों के अधिकारियों की रक्षा के लिए सीटू द्वारा एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन स्मेट्री टनल संजौली स्थित नेशनल हाईवे ऑफिस के सामने हुआ, जिसमें तह बाजारियों को हटाने के खिलाफ आवाज उठाई गई। यूनियन की तरफ से
ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं आज। आप देख पा रहे हैं ये जो टनल है सिमटरी और ढली की, इसके समीप जो PWD का कार्यालय है और जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग भी बैठते हैं, हम उनके कार्यालय के बाहर इस प्रदर्शन को करने आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि पिछले काफ़ी महीने से जो लोग ढली और कुफरी और ठियोग के बीच में छोटा मोटा कारोबार करते हैं, जिसको हम तय बाज़ारी का कारोबार कहते हैं, जिसको हम रेडी फड़ी का कारोबार कहते हैं। अगर आपको जानकारी होगी, वर्ष 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि जो रेडी फड़ी के लोग हैं, जो देश में लगभग 4 करोड़ के करीब लोग जो है रेडी फड़ी छापा लगाने वाले, तय बाज़ारी का काम करने वाले, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो इस संदर्भ में कानून बनाए। और उसके संदर्भ में ही मार्च 2014 में एक कानून बना हमारे देश में, जिसको स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कहा गया, तय बाज़ारी का कानून कहा गया। ये कानून स्पष्ट रूप से क्या कहता है कि कोई भी रेडी फड़ी का काम करने वाला जो है देश में, उसको उजाड़ा नहीं जा सकता। ये शब्द लिखा उसमें, उजाड़ा नहीं जा सकता, बल्कि उसके इतर ये बात उसमें कही गई है कि उजाड़ना तो नहीं है, बल्कि उसको बसाने के लिए जो है आपको पहलकदमी करनी है, जिसके लिए जो हमारी प्रदेश सरकार है, केंद्र की सरकार है, उसको नियम बनाने थे, जो हिमाचल में भी बने हैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत, शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत। और उसमें टाउन वेंडिंग कमेटियां बनाने का प्रावधान है, उसमें स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी करने का प्रावधान है। और इस सारी मुहिम का मकसद ये है कि किसी भी तरीके से ये जो गरीब लोग हैं, जिनके पास इतना रुपया पैसा नहीं है कि वो अपनी दुकान बना सकते हैं या दुकान में किराया देकर जो है उस काम चला सकते हैं, वो अपने आप को और अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए कहीं भी सड़क के किनारे अपना छोटा मोटा रोजगार कर सकें। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हो ये रहा है, जो पिछले कुछ महीनों से जो ढली से लेकर ठियोग तक कि बहुत सारे लोग जो ऐसा काम करते हैं, गरीब लोग हैं, उनके जो तय बाज़ारी है उसको उजाड़ने का काम चल रहा है। ये हमारे देश का संविधान जो है, उसका अनुच्छेद 21 जो है, उसका भी अवहेलना है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? वो जीने का अधिकार देता है। जीने के अधिकार में रोजी रोटी का अधिकार भी समाहित है। संविधान का अनुच्छेद 19 क्या कहता है? कि किसी भी व्यक्ति को अपना व्यवसाय करने का पूरे देश में अधिकार है। ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 कह रहा है। और ये अनुच्छेद 19 और 21 जो है, इसी के दृष्टिकोण जो है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है 2014 में, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया। लेकिन इस सारी चीज़ का जो है धत्ता बताकर जो है PWD विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो, चाहे पुलिस के कर्मचारी भी हों, हमें भी समझ आता है कि इसमें पुलिस की क्या भूमिका है, पुलिस का क्या रोल है इन सारी चीज़ में। हम इस संदर्भ में जो आपको मालूम है, पहले भी हमने DC ऑफिस के सामने भी 2 प्रदर्शन किए थे। हम SP महोदय से भी 2 बार मिले थे और ये कहा था हमने कि इन मजदूरों को, इन गरीब लोगों को उजाड़ने की मुहिम को बंद करो। SMC शिक्षक प्रदेश प्रवक्ता निर्मल ठाकुर ने शिमला चौड़ा मैदान पर मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार से SMC शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को इन शिक्षकों की सेवा शर्तों पर ध्यान देते हुए उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त करना चाहिए। यह प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश में SMC शिक्षकों के अधिकारियों की रक्षा और उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। SMC शिक्षक लंबे समय से अपने स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं और उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मुद्दा एक ही है नियमितीकरण का। सरकार से हम गुजारिश करना चाहते हैं, आपकी कैबिनेट 7 मार्च 2024 को डिसीजन लिया गया है SMC अध्यापकों के नियमितीकरण हेतु। आज भी वो डिसीजन जो है धरातल पर नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम चाहते हैं। इसी कारण हम एकत्रित हो गए हैं, स्कूलों में काम रोक करके कक्षाओं का बहिष्कार करके। हमारे लगने से बेहतर ये होता कि सरकार को लगे। जिस सरकार को इस हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण दूरवर्ती क्षेत्र की जनता ने चुना है, वो सरकार अगर ज़्यादा फिक्र करे तो हमें फिक्र करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। हम तो जानते हैं 12 वर्षों से, 2012 से 14 वर्षों से यही काम कर रहे हैं लोग। एक्चुअली हम जो SMC अध्यापक है वो दूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में है। दूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा कि आप जानते हैं पिछले कल बर्फ़ हुई, वो लोग आ रहे हैं। हमारा लंबा काम है, अभी तो हमने बैठना शुरू कर दिया, अभी तो हमने वो दरियाँ भी नहीं लाई, शाम तक पहुंच जाएंगे। जब तक एक सही लेटर हमारे भविष्य के लिए जारी नहीं हो जाता डायरेक्टरेट से, आला अधिकारियों से, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, इंतज़ार करेंगे। अब प्रोसेस तक पहुंच गई है बात,
कैबिनेट डिसीजन हो गया है, लॉ भी बन गया है कैसे नियमितीकरण करना है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं एक आदेश जारी हो जाए। और हम पिछले 12 वर्षों से इस एसएमसी की पोस्ट पर जो है शोषित हो रहे हैं। हमारे लिए कोई भी सरकार जो सुध नहीं ले रही है, बस खाली आश्वासन दिए जा रही है। हम दुखी होकर, परेशान होकर आज मजबूरन सड़कों पर उतरे हैं। तो मेरा हिमाचल सरकार से यही आग्रह रहेगा कि हमारे लिए वो ड्राइवर पॉलिसी का निर्माण करें। हमें खाली आश्वासन मिला है, बाकी हमारे को आज तक कुछ भी नहीं मिला है। इवन के हमारे पास तो छुट्टियाँ भी नहीं है। मैं अपनी एक स्टोरी आपको आपके मीडिया प्रभारी के माध्यम से साझा करना चाहूँगी। अप्रैल 2022 में मेरा जो है कार दुर्घटना हो गई थी। ड्यूरिंग दैट टाइम 4 और 5 मंथ्स मुझे जो है सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से छुट्टियाँ तो छोड़ो, कुछ भी राहत नहीं मिली। इवन कि ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे जो है जो मानदेय भत्ता है वो भी नहीं मिला। तो आज मैं बड़े दुख के साथ, इवन कि मेरे 7 मेजर सर्जरीज मेरी हुई है और उसके बावजूद भी आज मैं मुझे जो है इस ठंडे मौसम में इतनी अपनी इंजरीज के बाद भी आज इस स्थल पर पहुंचना पड़ा। 12 वर्षों से स्ट्रगल फॉर पॉलिसी जस्टिस फॉर एसएमसी टीचर, क्योंकि जैसा कि आप सब मीडिया बंधुओं को भी मालूम है, समय समय पर सरकार ने हमें लॉलीपॉप भी दिया है। 12 महीने 11 एक वर्ष में 12 महीने 11 महीने की सैलरी, तो ये कहाँ जस्टिस है। आप देखते हैं वाटर कैरियर या कोई भी पीएन 4th क्लास के कर्मचारी भी होते हैं, उन्हें भी 7-8 साल के बाद नियमित पॉलिसी में लाया जाता है। तो माननीय पर ये जस्टिस कहाँ तक फेवरेबल है। हम चाहते हैं कि इतने लंबे समय का जो संघर्ष है ये कहीं ना कहीं फलीभूत हो। हम पूरे नियमों के तहत आपने अपॉइंट किया है एसएमसी टीचर को, RNP रूल वहाँ अप्लाई किए गए हैं। आप टेट क्वालिफाइड टीचर है और विद्यालय में बड़ी निपुणता से काम कर रहे हैं, तो ऐसा इनजस्टिस तो नहीं होना चाहिए। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार से चाहते हैं कि इतना लंबे समय हो गया है, कई अध्यापक साथी तो ऐसे हैं जो अभी रिटायर होने वाले हैं, कोई अगस्त में कोई सितंबर में, तो उन्हें क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट देगी सरकार। तो पूरा कार्यकाल गोल्डन टाइम लाइफ को उन्होंने स्पेंड किया है, खर्च किया है, बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए वहाँ पे अपना समय दे दिया है। उनका भविष्य कैसे बना, उनके बच्चों का भविष्य क्या, उनकी फैमिली क्या। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल ट्रैक पर दूसरे चरण में पैनोरामिक कोच पहुंचना शुरू हो गए हैं। रेल कोच फैक्ट्री से 6 नए कोच कालका भेजे गए हैं। इसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, GS और CC कोच शामिल है। इन कोचों के ट्रायल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और ब्रेक सिस्टम की भी जांच की जाएगी। खासकर नए कोचों में वैक्यूम ब्रेक की जगह पावर ब्रेक लगाए गए हैं और चढ़ाई में आपातकालीन ब्रेक की कार्यप्रणाली का परीक्षण भी किया जाएगा। अगर किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उसे और बेहतर करने के उपाय भी किए जाएंगे। इससे पहले भी पैनोरामिक विस्तार डोम कोच के 6 डिब्बों का ट्रायल किया जा चुका है। खास बात यह है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड को ट्रेन चलाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। इसके बाद ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है ताकि पर्यटकों को नए कोच से पहाड़ों का सुंदर नजारा देखने को मिले। बोर्ड की टीम का किराए को लेकर मंथन चल रहा है। रेलवे बोर्ड की ओर से पैनोरामिक विस्तार डोम कोच की योजना वर्ष 2024 में बनाई गई। इसके बाद रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के साथ बोर्ड ने करार किया। करार में फैक्ट्री की ओर से 30 नए कोच तैयार किए जाने थे। इसका कार्य शुरू हुआ और पहले चरण में 6 कोच फैक्ट्री ने लाइन पर उतारे। वर्ष 2024 के अंत तक सभी ट्रायल किए गए। इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय की टीम का परीक्षण भी किया गया। उधर रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 13 कोच कालका भेज दिए गए हैं। अन्य कोच का निर्माण कार्य जारी है। कपूरथला से धीरे धीरे कर 18 कोच तैयार होकर पहुंच जाएंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बस कंडक्टर एवं ड्राइवर यूनियन ने सरकार से लंबित बकाया राशि को जल्द पूरा करने की मांग की है। यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर सरकार 6 मार्च तक सभी बकाया ड्यूज का भुगतान नहीं करती तो परिवहन यूनियन संघर्ष की राह पर उतरेगी। यूनियन ने स्पष्ट किया कि अगर तय समय तक कोई निर्णय नहीं लिया गया तो इसके परिणाम स्वरूप होने वाले नुकसान के लिए HRTC जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन और सरकार की होगी। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। सबसे पहले मैं मानसिंह ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल पथ परिवहन निगम कंडक्टर यूनियन, मेरे साथ मेरे बड़े भाई हिमाचल पथ परिवहन निगम कंडक्टर यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट श्री प्रीत खंडर जी,
कल हमने ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन ने एक नोटिस निगम प्रबंधन को दिया है। आज तक 65 महीनों का ओवर टाइम नाइट हमारा बकाया है, DA का एरियर बकाया है और 4/14 के एरियर बकाया है। 50,000 रुपये की किस्त जो पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल गई है, आज तक हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को नहीं मिली है। बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि 12 अक्टूबर को हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपना स्थापना दिवस पीटर हॉल में मनाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने मंच से ये घोषणा की कि आप हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को 59 करोड़ 50 करोड़ ओवरटाइम नाइट के रूप में और 9 करोड़ मेडिकल रिवर्समेंट के रूप में आपको दिसंबर तक दे दिया जाएगा, दिसंबर 2024 तक दे दिया जाएगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा, जब जनवरी 2025 तक कुछ ना मिला तो 1 जनवरी 2025 को ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ उनके निवास स्थान ओक ओवर में मिले। वहाँ उन्होंने 59 करोड़ से घट के 15 करोड़ देने की बात कही कि आपको 15 करोड़ रुपए की लिमिट दे दी गई है। बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि जब हम 8-10 दिन के बाद प्रबंधन से फिर मिले तो प्रबंधक महोदय जी ने ये हमें बताया कि ट्रेजरी में सिर्फ कागज़ आए हैं लेकिन लिमिट नहीं आई है। 22 दिन बीतने के बाद हम 22 तारीख को गाड़ी लेकर धर्मशाला पहुँचे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी धर्मशाला में थे और 23 तारीख को उनको हमने फिर याद दिलाई कि वो 15 करोड़ नहीं आए। तब उन्होंने कहा कि मैं 15 करोड़ जो है फरवरी के दूसरे हफ्ते दे दूँगा। माननीय मुख्यमंत्री झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। निगम के कर्मचारियों का धैर्य जो अब टूट गया है। कल हमने नोटिस निगम प्रबंधन और सरकार को दे दिया है। 15 दिन के अंदर यानी कि 6 मार्च 2025 से पहले निगम प्रबंधन और सरकार ने हम हमारे दोनों संगठनों से वार्ता कर हमारे पूरे देय भत्ते जो नहीं दिए गए तो 6 मार्च के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन कड़े निर्णय लेने के लिए बाध्य होगी। उससे जो घाटा होगा वो निगम प्रबंधन और सरकार की सारी जिम्मेवारी। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि हमने बार पीटर हॉल में हमने मंच से बोला, उन्होंने माना। माननीय मुख्यमंत्री से पहले भी मुख्यमंत्री रहे। माननीय मुख्यमंत्री की जो घोषणा होती है वो पत्थर पे लकीर होती है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो बोला है वो बिल्कुल नहीं हुआ है। जब हम मिलते हैं वो पीछे हट जाते हैं और कम पैसे देने की बात करते हैं। कभी निगम घाटे में है तो निगम HRTC के कर्मचारियों की वजह से घाटे में नहीं है। HRTC का कर्मचारी जो है वो दिन रात सेवाएं देता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा ओवर टाइम नाइट जो हमारे से जेब से लगा हुआ पैसा होता है। हमारा ड्राइवर कंडक्टर नाइट किसी गंतव्य स्थान पर जाता है, वहाँ हमारा 200 से 250 रुपया खर्चा है, जबकि मिलता है 130 है। 65 महीनों का जो ओवर टाइम नाइट है वो 130 करोड़ रुपया हमारे को लेने को है। अब ड्राइवर HRTC का कर्मचारी जो है ड्राइवर कंडक्टर खासकर कर्जे में डूबा हुआ है और उसका जो सब्र है वो अब टूट चुका है। अब किसी भी हद तक गुजरने के लिए ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन तैयार है। 6 मार्च तक हमने टाइम दिया 15 दिन का। अगर कोई फैसला हमारा जो पूरे के पूरे ड्यूज नहीं दिए गए तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन संघर्ष की राह पर उतारू होगी, जिससे जो घाटा सरकार और प्रबंधन का होगा वो पूरी जिम्मेवारी सरकार और प्रबंधन की।